मई की तपती दोपहर थी जब राहुल अपने सामान के साथ बरेली जंक्शन से एक लोकल ट्रेन में चढ़ा। उसकी नई पोस्टिंग हो गई थी, एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर जो बरेली और बदायूं के बीच में पड़ता था। स्टेशन का नाम था सुल्तानपुर हॉल्ट। राहुल 25 साल का था और यह उसकी पहली सरकारी नौकरी थी। 3 साल की मेहनत के बाद उसे रेलवे में असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की जॉब मिली थी। गांव में बहुत खुशी थी। मां ने मन्नत मांगी थी, पिताजी ने पूरे गांव में लड्डू बांटे थे और अब राहुल जा रहा था अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने। ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी, खिड़की से गर्म हवा अंदर आ रही थी। राहुल ने अपना बैग कसकर पकड़ रखा था। उसमें उसके कपड़े थे, कुछ किताबें थीं और मां का दिया हुआ एक डिब्बा था जिसमें घर का बना खाना था। 1.5 घंटे की यात्रा के बाद ट्रेन सुल्तानपुर हॉल्ट पर रुकी। राहुल उतरा तो देखा कि स्टेशन बहुत छोटा था, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म था। एक छोटा सा स्टेशन मास्टर का केबिन था और थोड़ी दूर पर एक फाटक था जो सड़क को रेलवे लाइन से अलग करता था। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा था। सिर्फ गर्मी की लहरें थीं जो जमीन से उठ रही थीं। राहुल ने अपना सामान उठाया और केबिन की तरफ चला। केबिन का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर एक बूढ़े आदमी बैठे हुए थे। वे एक रजिस्टर में कुछ लिख रहे थे। राहुल ने दरवाजे पर दस्तक दी। बूढ़े आदमी ने सिर उठाया। उनकी उम्र 60 के आसपास रही होगी। उनके बाल सफेद थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखें बहुत तेज थीं, जैसे वे बहुत कुछ देख चुकी हों। राहुल ने कहा, नमस्ते सर, मैं राहुल कुमार हूं। मेरी यहां असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के पद पर पोस्टिंग हुई है। बूढ़े आदमी ने राहुल को ध्यान से देखा, फिर धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आओ बेटा, मैं हूं रघुनाथ प्रसाद। मैं यहां पिछले 15 साल से स्टेशन मास्टर हूं। तुम्हारा स्वागत है। राहुल अंदर गया। केबिन छोटा था लेकिन साफ सुथरा था। एक टेबल थी, 2 कुर्सियां थीं। दीवार पर रेलवे का टाइम टेबल लगा हुआ था और एक कोने में एक पुराना टेलीफोन रखा हुआ था। रघुनाथ प्रसाद ने राहुल को बैठने को कहा। फिर उन्होंने कुछ कागजात निकाले। राहुल ने उन पर हस्ताक्षर किए। ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। रघुनाथ प्रसाद ने कहा, बेटा, यह स्टेशन बहुत छोटा है, यहां ज्यादा काम नहीं है। दिन में कुछ पैसेंजर ट्रेनें रुकती हैं, रात को एक मालगाड़ी गुजरती है, बस इतना ही। तुम्हारा काम है ट्रेनों का समय नोट करना, फाटक का ध्यान रखना और रिपोर्ट भरना, समझे? राहुल ने हां में सिर हिलाया। रघुनाथ प्रसाद ने कहा, तुम्हें रहने के लिए एक क्वार्टर दिया गया है। वह यहां से थोड़ी दूर है, पैदल 5 मिनट का रास्ता है। मैं तुम्हें दिखा देता हूं। दोनों केबिन से बाहर निकले। रघुनाथ प्रसाद राहुल को एक छोटी सी पगडंडी पर ले गए। पगडंडी खेतों के बीच से होकर जा रही थी। दोनों तरफ सरसों के खेत थे। हवा में मिट्टी की खुशबू थी। थोड़ी दूर चलने के बाद एक छोटा सा घर दिखाई दिया। वह रेलवे का क्वार्टर था। एक कमरा, एक रसोई, एक बाथरूम। बहुत सिंपल, लेकिन राहुल के लिए काफी था। रघुनाथ प्रसाद ने कहा, बेटा, आज तुम आराम करो, कल से ड्यूटी शुरू करना। और हां, एक बात, रात को अकेले स्टेशन पर मत रहना। शाम की आखिरी ट्रेन के बाद घर आ जाना। राहुल ने पूछा, क्यों सर, कोई खतरा है क्या? रघुनाथ प्रसाद ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, नहीं बेटा, बस ऐसे ही। यहां रात को बहुत सन्नाटा होता है, अकेले रहने में डर लगता है, इसलिए। राहुल ने कहा, ठीक है सर, मैं ध्यान रखूंगा। रघुनाथ प्रसाद चले गए। राहुल ने अपना सामान रखा, क्वार्टर की सफाई की। शाम हो गई। राहुल ने मां के दिए हुए खाने को गर्म किया और खाया। फिर वह बाहर आया। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था। आसमान लाल और नारंगी रंग का हो गया था। खेतों में किसान काम कर रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे। राहुल को अच्छा लग रहा था, शांति थी, सुकून था। वह सोच रहा था कि यहाँ की जिंदगी अच्छी रहेगी। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। राहुल घर के अंदर आ गया। उसने दरवाजा बंद किया, लाइट जलाई, फिर वह अपने बिस्तर पर लेट गया। बहुत थक गया था। जल्दी ही उसकी आंख लग गई। अगली सुबह राहुल जल्दी उठा, नहा धोकर तैयार हुआ, फिर स्टेशन के लिए निकल गया। रघुनाथ प्रसाद पहले से ही केबिन में थे। उन्होंने राहुल को देखकर मुस्कुराया। फिर उन्होंने राहुल को सारा काम समझाया। कौन सी रजिस्टर में क्या लिखना है, फाटक कब खोलना और कब बंद करना है,
किस नंबर पर किस स्टेशन को फोन करना है, सब कुछ। राहुल ध्यान से सुनता रहा, सब कुछ नोट करता रहा। दिन धीरे धीरे बीत गया। कुछ ट्रेनें आईं और चली गईं। कुछ यात्री उतरे, कुछ चढ़े। शाम हो गई। रघुनाथ प्रसाद ने कहा, बेटा आज की ड्यूटी खत्म, अब तुम घर जाओ। कल से तुम अकेले ही संभालोगे। मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं। कल मेरा आखिरी दिन है। राहुल चौंक गया। उसने कहा, सर इतनी जल्दी? अभी तो मुझे कुछ सीखना बाकी है। रघुनाथ प्रसाद ने कहा, नहीं बेटा, तुम सब समझ गए हो, तुम अच्छे से काम करोगे। बस एक बात याद रखना, रात को स्टेशन पर अकेले मत रहना। और अगर कभी कोई औरत दिखे रात को पटरी पार करती हुई तो उससे बात मत करना, उसके पीछे मत जाना, बस उसे जाने देना, समझे? राहुल को अजीब लगा। उसने पूछा, सर आप ये क्या कह रहे हैं? कौन सी औरत? रघुनाथ प्रसाद ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, बेटा ये स्टेशन साफ नहीं है, यहां कुछ गड़बड़ है। 15 साल में मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सुना है, लेकिन मैंने कभी दखल नहीं दिया, इसलिए मैं बच गया। तुम भी ऐसा ही करना, जो भी हो उसमें मत पड़ना। राहुल ने कहा, सर मुझे डर नहीं लगता, मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। रघुनाथ प्रसाद ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, बेटा विश्वास करो या मत करो, लेकिन सावधान रहना, ये मेरी सलाह है। राहुल ने कहा, ठीक है सर, मैं ध्यान रखूंगा। अगले दिन रघुनाथ प्रसाद ने अपना चार्ज राहुल को सौंप दिया। वे सुबह ही रिटायरमेंट लेकर चले गए। अब राहुल अकेला था। पूरे स्टेशन की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा। राहुल रोज सुबह आता, पूरे दिन काम करता, शाम को घर चला जाता। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने राहुल की जिंदगी बदल दी। उस रात एक मालगाड़ी लेट हो गई थी। राहुल को स्टेशन पर रुकना पड़ा। रात के 10 बज गए थे, अभी भी मालगाड़ी नहीं आई थी। राहुल केबिन में बैठा था। बाहर अंधेरा था, सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज आ रही थी। राहुल को नींद आ रही थी। उसने एक चाय बनाई। चाय पीते हुए वह खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी उसे कुछ दिखाई दिया। दूर फाटक की तरफ एक परछाई, किसी इंसान की परछाई। राहुल ने आंखें मली, ध्यान से देखा। हां, कोई था, एक औरत सफेद साड़ी में। वह धीरे धीरे फाटक की तरफ जा रही थी। राहुल को अजीब लगा, इतनी रात को यहां कोई औरत क्या कर रही है? वह केबिन से बाहर निकला। उसने जोर से आवाज लगाई, अरे सुनो, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। औरत चलती रही। राहुल फाटक की तरफ दौड़ा। जब वह फाटक के पास पहुंचा तो देखा कि औरत पटरी पार कर रही है। राहुल ने फिर आवाज लगाई, रुको, यहां पटरी पार करना खतरनाक है। लेकिन औरत ने कोई ध्यान नहीं दिया। वह पटरी पार करके दूसरी तरफ चली गई और अंधेरे में गायब हो गई। राहुल वहीं खड़ा रह गया। उसे रघुनाथ प्रसाद की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि अगर कोई औरत दिखे तो उससे बात मत करना। लेकिन राहुल ने तो सिर्फ उसी को सिर्फ रोकने की कोशिश की थी, कुछ गलत नहीं किया था। राहुल वापस केबिन में आ गया। आधे घंटे बाद मालगाड़ी आई। राहुल ने उसे ग्रीन सिग्नल दिया। गाड़ी गुजर गई। राहुल ने केबिन बंद किया और घर चला गया। अगली रात फिर वही हुआ। राहुल देर से स्टेशन पर था और फिर उसने उस औरत को देखा। वही सफेद साड़ी, वही धीमे कदम, फाटक की तरफ जाती हुई, पटरी पार करती हुई। राहुल ने इस बार कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। औरत फिर अंधेरे में गायब हो गई। तीसरी रात भी यही हुआ, चौथी रात भी। राहुल को समझ आ गया कि यह रोज का मामला है। ये औरत हर रात यहां आती है, पटरी पार करती है और चली जाती है। लेकिन क्यों? कहां जाती है? कौन है यह? राहुल के मन में सवाल उठने लगे। एक रात राहुल ने फैसला किया कि वह इस औरत का पीछा करेगा, देखेगा कि यह कहां जाती है। उस रात राहुल पहले से तैयार था। उसने एक टॉर्च ली और केबिन के बाहर छुपकर बैठ गया। रात के 10 बजे औरत आई। राहुल ने उसे आने दिया। जब औरत पटरी पार करने लगी तो राहुल भी धीरे से उसके पीछे चल दिया। औरत पटरी पार करके एक पगडंडी पर चली गई। राहुल पीछे पीछे चल रहा था। औरत तेज नहीं चल रही थी, बहुत धीमे धीमे, जैसे किसी सपने में चल रही हो। पगडंडी खेतों के बीच से होकर जा रही थी। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी थी। राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह सोच रहा था कि कहीं यह सच में कोई भूत तो नहीं है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह पीछे चलता रहा।
कुछ देर बाद औरत एक पुराने मकान के सामने रुक गई। मकान बहुत पुराना था, दीवारें गिर रही थीं, छत में छेद थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत साल से कोई यहां नहीं रहता। औरत मकान के अंदर चली गई। राहुल भी पीछे गया। मकान के अंदर और भी अंधेरा था। राहुल ने टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि औरत एक कोने में खड़ी थी। उसकी पीठ राहुल की तरफ थी। राहुल ने धीरे से कहा, सुनो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो, तुम हर रात यहां क्यों आती हो। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल ने फिर कहा, प्लीज मुझसे बात करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तभी औरत धीरे से पलटी। जब राहुल ने उसका चेहरा देखा तो उसकी सांस रुक गई। औरत का चेहरा बिल्कुल सफेद था, आंखें बड़ी बड़ी थीं और उनमें बहुत दर्द था, बहुत तकलीफ थी। औरत ने धीरे से कहा, तुम यहां क्यों आए? मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, तुम मुझे क्यों फॉलो किए? राहुल ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो। औरत ने कहा, मेरा नाम मीरा है, मैं इस गांव की थी, बहुत साल पहले। राहुल ने पूछा, बहुत साल पहले मतलब? तुम अब कहां रहती हो? मीरा ने कहा, मैं अब कहीं नहीं रहती, मैं मर चुकी हूं। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, क्या तुम मर चुकी हो? मीरा ने कहा, हां, 15 साल हो गए, मेरी मौत को 15 साल। राहुल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह कहना चाहता था कि यह झूठ है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। मीरा ने कहा, तुम जानना चाहते हो ना कि मैं हर रात यहां क्यों आती हूं? मैं तुम्हें बताती हूं। 15 साल पहले मैं 18 साल की थी। मैं इसी गांव में रहती थी। मेरे माँ बाप गरीब थे। मैं खेतों में काम करती थी। एक रात मैं देर से घर लौट रही थी। रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रही थी। तभी स्टेशन मास्टर ने मुझे बुलाया। उसका नाम था संजय। वह एक बुरा आदमी था। उसने मुझे रोका, मुझसे गंदी बातें की। मैं भागने लगी, लेकिन उसने मुझे पकड़ लिया। वह मुझे स्टेशन के पास वाले एक पुराने कमरे में ले गया और वहां उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा। मैं चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उस वक्त कोई नहीं था वहां। संजय ने मेरे साथ जो किया वह बर्दाश्त के बाहर था, और जब उसका काम खत्म हुआ तो उसने मुझे मार डाला, मेरी गर्दन दबा दी, मैं मर गई। फिर उसने मेरी लाश को पटरी पर रख दिया। जब मालगाड़ी आई तो मेरी लाश कट गई। सब लोगों ने सोचा कि मैं एक्सीडेंट में मर गई। किसी को पता नहीं चला कि संजय ने मुझे मारा। राहुल सुनता रहा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मीरा ने कहा, लेकिन मैं चुप नहीं रही। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं हर रात वापस आती हूं, उसी जगह जहां संजय ने मुझे मारा। मैं उसे ढूंढती हूं, बदला लेने के लिए। राहुल ने पूछा, संजय कहां है अब? मीरा ने कहा, संजय भी मर गया 2 साल बाद। एक रात मैंने उसे पटरी पर धकेल दिया, ट्रेन के नीचे। वह भी मर गया। लेकिन मुझे तब भी शांति नहीं मिली, क्योंकि संजय की आत्मा भी यहीं अटक गई और अब हम दोनों यहां फंसे हुए हैं। हर रात मैं आती हूं और संजय भी आता है। वह मुझे फिर से पकड़ता है, फिर से मारता है, और यह सब फिर से होता है, हर रात, बार बार। मैं इससे बच नहीं सकती। राहुल ने कहा, लेकिन यह कैसे हो सकता है? तुम्हें किसी की मदद चाहिए। मीरा ने कहा, कोई मदद नहीं कर सकता। जिसने भी कोशिश की उसे संजय ने मार दिया। तुम भी मत करना कोशिश, तुम चले जाओ यहां से, नहीं तो संजय तुम्हें भी मार देगा। राहुल ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं संजय से डरता नहीं। मीरा ने कहा, तुम नहीं समझ रहे, संजय अब इंसान नहीं है, वह एक बुरी आत्मा है, बहुत ताकतवर। तुम उससे नहीं लड़ सकते। राहुल ने कहा, मैं कोशिश तो कर सकता हूं, मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूं। मीरा ने कहा, कुछ नहीं, बस यहां से चले जाओ, ये जगह छोड़ दो, नई जॉब ढूंढो, लेकिन यहां मत रहो। राहुल ने कहा, नहीं, मैं भागूंगा नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मीरा ने राहुल को देखा, उसकी आंखों में थोड़ी उम्मीद आई। उसने कहा, अगर तुम सच में मदद करना चाहते हो तो एक काम करो, संजय की कब्र ढूंढो, उसे जला दो, शायद तब उसकी आत्मा को शांति मिल जाए और मैं भी आजाद हो जाऊं। राहुल ने कहा, ठीक है, मैं ये करूंगा, बताओ कब्र कहां है? मीरा ने कहा, गांव के बाहर, पुराने कब्रिस्तान में, लेकिन सावधान रहना, संजय को पता चल गया तो वह तुम्हें मार देगा।
राहुल वापस स्टेशन आ गया। उसका मन बहुत भारी था। मीरा की कहानी सुनकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। एक बेकसूर लड़की के साथ इतना बुरा हुआ और अब वह हर रात वही तकलीफ झेल रही है। राहुल ने फैसला किया कि वह मीरा की मदद जरूर करेगा। अगले दिन राहुल गांव में गया। उसने पुराने लोगों से बात की, संजय के बारे में पूछा। एक बूढ़े आदमी ने बताया कि संजय की मौत के बाद उसे गांव के कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। राहुल ने कब्रिस्तान का रास्ता पूछा। शाम को राहुल कब्रिस्तान गया। कब्रिस्तान बहुत पुराना था, बहुत सारी कब्रें थीं। राहुल ने एक एक करके देखना शुरू किया। आधे घंटे बाद उसे संजय की कब्र मिल गई। कब्र पर एक पत्थर लगा हुआ था जिस पर लिखा था संजय कुमार। राहुल ने सोचा कि रात को वह यहां आएगा, कब्र खोदेगा और हड्डियों को जला देगा। रात हो गई। राहुल कुदाल और पेट्रोल की बोतल लेकर कब्रिस्तान पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा था। राहुल ने टॉर्च जलाई, संजय की कब्र के पास गया और खोदना शुरू कर दिया। मिट्टी नरम थी, जल्दी खुद रही थी। राहुल खोदता रहा। आधे घंटे बाद उसे लकड़ी का ताबूत दिखाई दिया। राहुल ने ताबूत खोला। अंदर संजय की हड्डियां थीं। राहुल ने पेट्रोल की बोतल निकाली, हड्डियों पर पेट्रोल डाला, फिर माचिस जलाई और हड्डियों में आग लगा दी। आग तेजी से फैलने लगी, हड्डियां जलने लगीं। राहुल वहां से थोड़ा दूर खड़ा होकर देख रहा था। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। आग बुझ गई। राहुल चौंक गया। उसने फिर से माचिस जलाई, लेकिन माचिस की तीली टूट गई। राहुल ने दूसरी तीली निकाली, वह भी टूट गई। तीसरी तीली भी। राहुल को अजीब लग रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बहुत भारी आवाज, जैसे किसी जानवर की आवाज हो। आवाज ने कहा, तुमने गलती की। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक परछाई थी, एक आदमी की परछाई, लेकिन वह आदमी नहीं था, वह कुछ और था। परछाई बहुत बड़ी थी और उसमें से बुराई की बू आ रही थी। राहुल ने पूछा, तुम संजय हो? परछाई ने कहा, हाँ मैं संजय हूं, और तुमने मेरी कब्र में आग लगाने की कोशिश की। अब तुम्हारी मौत पक्की है। राहुल ने कहा, तुमने मीरा के साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। संजय की परछाई ने हंसना शुरू किया, भयानक हंसी। फिर उसने कहा, सजा? मुझे पहले ही सजा मिल चुकी है, मैं मर गया। लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, मैं यहीं फंस गया। और अब मैं हर उस इंसान को मारता हूं जो मीरा की मदद करने की कोशिश करता है। तुम भी मरोगे। यह कहकर परछाई राहुल की तरफ बढ़ने लगी। राहुल भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर नहीं हिल रहे थे। परछाई बिल्कुल पास आ गई और फिर राहुल को लगा जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया है। राहुल की सांस रुकने लगी, उसकी आंखें बाहर निकलने लगी। वह मरने वाला था। तभी अचानक एक तेज रोशनी आई। परछाई पीछे हट गई। राहुल गिर पड़ा। उसने देखा कि मीरा वहां खड़ी थी। उसके हाथ में एक दिया था। दिया की रोशनी से संजय की परछाई को तकलीफ हो रही थी। मीरा ने कहा, संजय तुम राहुल को नहीं मारोगे, मैं नहीं होने दूंगी। संजय ने कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकती मीरा, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। मीरा ने कहा, नहीं संजय, तुम पहले ताकतवर थे लेकिन अब नहीं। राहुल ने तुम्हारी हड्डियों को आग लगाने की कोशिश की, भले ही पूरी तरह नहीं जल पाई, लेकिन तुम्हारी ताकत कम हो गई है, अब तुम पहले जैसे नहीं हो। संजय चिल्लाया। उसने मीरा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन दिया की रोशनी उसे रोक रही थी। मीरा ने राहुल से कहा, उठो राहुल, जल्दी उठो, हड्डियों में फिर से आग लगाओ। राहुल उठा। उसने जल्दी से माचिस निकाली। इस बार तीली नहीं टूटी। राहुल ने हड्डियों में फिर से आग लगा दी। आग तेजी से फैलने लगी, हड्डियां जलने लगी। संजय की परछाई चीखने लगी, वह कमजोर होती जा रही थी। मीरा ने कहा, राहुल और पेट्रोल डालो जल्दी। राहुल ने पूरी बोतल का पेट्रोल डाल दिया। आग और तेज हो गई। संजय की चीखें और तेज हो गईं और फिर धीरे धीरे परछाई गायब होने लगी, छोटी होती गई और आखिर में बिल्कुल गायब हो गई। संजय की आत्मा खत्म हो गई थी। राहुल और मीरा वहीं खड़े थे। हड्डियां पूरी तरह जल चुकी थी, राख बाकी रह गई थी। राहुल ने मीरा की तरफ देखा। मीरा मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, थैंक यू राहुल, तुमने मुझे आजाद कर दिया, अब मैं शांति से जा सकती हूं। राहुल ने कहा, तुम कहां जाओगी? मीरा ने कहा, जहां सब जाते हैं मरने के बाद, स्वर्ग या नरक या जो भी हो, लेकिन अब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी।
मैं आजाद हूं। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाया। मीरा ने कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो राहुल। तुमने मेरी परवाह की, मेरी मदद की। भगवान तुम्हारा भला करे। और इतना कहकर मीरा धीरे धीरे गायब होने लगी। रोशनी में, एक सुंदर रोशनी में। राहुल देखता रहा। मीरा पूरी तरह गायब हो गई। राहुल वहां अकेला रह गया। उसने गहरी सांस ली। सब कुछ खत्म हो गया था। मीरा को शांति मिल गई थी। संजय की आत्मा खत्म हो गई थी। अब सब ठीक हो जाएगा। राहुल वापस स्टेशन आ गया। अगले कुछ दिन सब नॉर्मल रहा। कोई अजीब चीज नहीं हुई। राहुल को लगा कि अब सब ठीक है, लेकिन एक हफ्ते बाद फिर कुछ होने लगा। रात को राहुल स्टेशन पर था, तभी उसे फिर से वही आवाजें सुनाई दी, किसी के रोने की आवाजें। राहुल बाहर गया। उसने देखा कि फाटक की तरफ कोई जा रहा है, एक परछाई। राहुल का दिल धड़कने लगा। यह कैसे हो सकता है? संजय तो खत्म हो गया था। मीरा को शांति मिल गई थी। फिर यह कौन है? राहुल फाटक की तरफ भागा। जब वह पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक औरत पटरी पार कर रही है, लेकिन यह मीरा नहीं थी, कोई और औरत थी। राहुल ने आवाज लगाई, कौन हो तुम? औरत रुक गई, पलटी। राहुल ने उसका चेहरा देखा। वह भी एक भूत थी। उसने कहा, मेरा नाम गीता है। मैं भी यहां मरी थी, संजय से पहले, 20 साल पहले। तब यहां कोई और स्टेशन मास्टर था, उसने मुझे मारा, और अब मैं भी यहां फंसी हुई हूं। राहुल के होश उड़ गए। उसने कहा, लेकिन यह कैसे हो सकता है? कितनी और लड़कियां हैं यहां? गीता ने कहा, बहुत सारी। हम सब यहां फंसी हुई हैं। तुमने संजय को खत्म किया, मीरा को आजाद किया, लेकिन हम बाकी लड़कियां अभी भी यहां हैं। हमें भी मदद चाहिए। राहुल समझ गया कि यह स्टेशन सिर्फ एक लड़की का नहीं, बल्कि कई लड़कियों का कब्रिस्तान है। यहां कई स्टेशन मास्टरों ने कई लड़कियों को मारा है, और अब वे सब यहां फंसी हुई हैं। राहुल ने सोचा कि अब क्या करे, वह सबकी मदद कैसे करे। यह बहुत बड़ा काम है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वह एक एक करके सबकी मदद करेगा, सबको आजाद करेगा, चाहे कितना भी वक्त लगे। यह उसका मिशन बन गया। और राहुल जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह करेगा, जरूर करेगा, क्योंकि यही सही है, यही इंसानियत है।